नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं निहल सोलंकी एक बार फिर से आपका हिंदी के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तिका के पाठ 7 का अध्ययन कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने इसका अभ्यास किया होगा। चलिए अब अध्ययन के इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे हमारा नया पाठ, जो एक नाटक है जिसका नाम है मुकदमा हवा पानी का। बच्चों, यह नाटक गोविंद शर्मा द्वारा लिखा गया है। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां और नाटक लिखे हैं। नाटक रंगमंच से जुड़ी एक विधा है जिसे अभिनय करने वाले कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पात्र, उनके संवाद और कथावाचक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाटक को अंग्रेजी में ड्रामा कहते हैं। बच्चों, यह नाटक का नाम है मुकदमा हवा पानी का। तो यहाँ मुकदमा का अर्थ होता है किसी बात या विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना और उसे किसी के सामने उपस्थित करना। बच्चों, आज हम जो नाटक देखने वाले हैं उसमें हवा और पानी का मुकदमा चल रहा है। नाटक के पात्र हैं महाराज, मंत्री, हवा और पानी बने 2 बच्चे और कुछ लोग। तो आइए बच्चों, देखते हैं यह नाटक जिसमें हवा और पानी का मुकदमा चल रहा है। इस नाटक के मुख्य पात्र हैं महाराज, मंत्री, हवा और पानी बने 2 बच्चे, कुछ लोग। महाराज का दरबार। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। एक तरफ मंत्री व दरबारी गण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे हैं। मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वे पास के कमरे में बैठे हैं। ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें। पहले पानी को बुलाया जाए। महाराज की जय हो। पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं। मैं एकदम निर्मल हूं महाराज। महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। नदियों और नहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को तालाब के भीतर तैरने देते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता। भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है? महाराज, यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो इस पानी की मनमानी है। नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहाँ मैदान बना दिए हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। फिर जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहां नदी बहनी चाहिए, जहां मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहां तो मैं जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं। ऐसे घर तो डूबेंगे ही।
मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं? यह कैसे संभव है? फिर लोग आपस में बात करते हैं। महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है। फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज, पानी आंख मूंद कर चलता है। नहीं महाराज, मैं देख कर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ। कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ से वृक्ष साफ कर दिए हैं। मैं वहां से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूंगा। और कोई शिकायत? कोई नहीं बोलता। तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। दूसरा दृश्य। वैसा ही दरबार। इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी लड़की के कपड़े उड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ रही है। साए साए की हल्की आवाज। मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। ये हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। महाराज, यह आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास न तो खुशबू है न बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती हैं और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। हवा का चलना बंद हो जाता है। सभी घुटन महसूस करते हैं। अरे हवा रानी, नाराज मत हो। धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हवा बहने लगती है। हवा के बारे में और कोई शिकायत? महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे, पर आंधी क्यों? महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है, मैं तेजी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेजी से चलती हूँ
तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीजें मेरे रास्ते में होती हैं, मेरे साथ उड़ने लगती हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है महाराज। लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंक देते हैं। वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है। मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा से दुखी तो हैं, पर कसूर हवा का नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। बच्चों, कैसा लगा यह नाटक? मजा आया ना? यह नाटक में हमने देखा कि हवा और पानी का मुकदमा चल रहा है। महाराज, मंत्री, हवा और पानी बने दो बच्चे और कुछ लोग नाटक के पात्र हैं। महाराज है जो मुकदमा सुन रहे हैं। मंत्री है जो मुकदमे से संबंधित बात को आगे बढ़ाएंगे। हवा और पानी है जिन पर मुकदमा किया गया है। और किसने किया है? लोगों ने किया है। तो मंत्री उनकी तरफदारी कर रहे हैं। महाराज केस सुन रहे हैं और हवा और पानी यहाँ अपनी सफाई खुद प्रकट करने वाले हैं। अब इसमें होता क्या है? दरबार में महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हैं। एक तरफ मंत्री व दरबारीगण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे हैं। पानी और हवा बने दो बच्चे भी पास के कमरे में उपस्थित हैं। बाद में महाराज के कहने पर मंत्री जी मुकदमे की कार्यवाही शुरू करते हैं। नाटक के दो दृश्य हैं। पहले दृश्य में पानी और दूसरे दृश्य में हवा को बुलाया जाता है। पहले दृश्य में मंत्री जी पानी को इशारा करके बुलाते हैं तो भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। पानी के हाजिर होने पर महाराज उसे बताते हैं कि इन लोगों को तुमसे शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। फिर मंत्री जी लोगों की पहली शिकायत बताते हैं कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। बच्चों, यहाँ निर्मल यानी शुद्ध या साफ। तो पानी अभी निर्मल नहीं रहा यानी कि अशुद्ध हो गया है। नदियों और नहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। तो यहाँ पर पानी के लिए समस्या पैदा हो गई है। पानी अपनी सफाई पेश करने के लिए क्या बोल रहा है? पानी को ही अपना मुकदमा लड़ना है, कोई वकील नहीं है उसके तरफ से। तो पानी अपना मुकदमा खुद अच्छी तरह से लड़ सकता है। पानी अपनी सिफारिश करते हुए बताता है कि ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को तालाब के भीतर तैरने देते हैं, जिससे पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंकते हैं। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। बाद में महाराज के पूछने पर वे लोग आपस में फुसफुसाते हैं और उनमें से एक पानी की दूसरी शिकायत करने लगता है। बच्चों, यहाँ फुसफुसाना यानी बहुत ही धीमे स्वर से बोलना। वह कहता है कि पानी कहीं बरसता है, कहीं नहीं बरसता है। तब पानी अपना उत्तर देता है कि इसमें मेरी मर्जी नहीं चलती है। जिधर ढलान हो यानी उतराई हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर वहाँ मैदान बना दिए हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात नहीं हो सकती। वर्षा न होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। तभी एक औरत अधिक वर्षा के लिए भी पानी को जिम्मेदार ठहराती है। तब पानी फिर से अपनी सिफारिश करते हुए कहता है कि जो बादल बना है वह तो बरसता ही है।
जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की यानी कि आराम करने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। लेकिन इन लोगों ने ऐसी जगहों पर भी अपने घर बना लिए हैं। ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह संभव नहीं है। फिर वे लोग आपस में बात करते हैं। तभी तीसरा एक व्यक्ति कहता है कि महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है। फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। तब महाराज भी कहते हैं कि पानी आंख मूंद कर यानी कि आंख बंद करके चलता है। तो उसी समय पानी अपनी सिफारिश करते हुए कहता है कि नहीं महाराज, मैं देखकर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ से वृक्ष साफ कर दिए हैं। मैं वहाँ से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ यानी कि बहुत तीव्र गति से गिरते पड़ते हुए नीचे आता हूँ और मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे में कहाँ गिरूँगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए गांव वाले ही जिम्मेदार हैं। तो उस तीसरे आदमी को भी अपने तर्क से बहुत बढ़िया ढंग से पानी ने उसकी बात को काट दिया। अंत में महाराज जब लोगों को दूसरी शिकायत के बारे में पूछते हैं, तब कोई बोलता नहीं है। महाराज पानी को निर्दोष साबित करते हुए लोगों को समझाते हैं कि तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। आइए बच्चों, अब हम दूसरा दृश्य यानी कि सेकंड पार्ट देखते हैं। दूसरे दृश्य में सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी एक लड़की दरबार में हाजिर होती है। उसके बाद महाराज मंत्री जी को हवा के प्रति लोगों की शिकायत पूछते हैं। उनकी पहली शिकायत थी कि हवा में खुशबू नहीं होती, वह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। तब हवा अपनी सिफारिश करते हुए कहती है कि महाराज यह आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। मेरे पास न तो खुशबू है न बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था, पर इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती है यानी कि मिल जाती है और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल में एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। बच्चों, इस घटना के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि भारत के बड़ी दुर्घटनाओं में से एक बहुत बड़ी दुर्घटना यह गिनी जाती है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल के एक कारखाने से जहरीली गैस दूर दूर तक फैल गई थी और 15,000 से भी अधिक मौतें हो गई थी। बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे। तो बच्चों, ये था भोपाल गैस कांड। तो ये गैस कहाँ से निकली थी? कारखाने से। क्या हवा अपने साथ लेकर आई थी? नहीं, हवा का काम तो है बहना। उसके साथ घुल मिलकर ये गैस हर जगह फैल गई और कई लोग सोते हुए ही मर गए थे। तो हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद वे कहते हैं कि तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? इसका भी हवा ने बहुत बढ़िया ढंग से उत्तर दिया कि चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। फिर हवा चलना बंद कर देती है तो सब घुटन महसूस करने लगते हैं। बाद में मंत्री जी हवा को वापस बुलाते हैं और हवा बहने लगती है। बाद में महाराज हवा के बारे में और शिकायत पूछते हैं। तभी एक औरत हवा की शिकायत करते हुए कहती है कि महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है
और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती हैं। हवा तो बहे पर आंधी क्यों? इसका भी हवा रानी बहुत बढ़िया ढंग से उत्तर देती हैं कि महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेजी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो हल्की चीज़ें मेरे रास्ते में होती हैं मेरे साथ उड़ने लगती हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है। तो इस तरह से हवा ने अपने तर्क से बहुत बढ़िया ढंग से उत्तर दिया। इसके अलावा हवा ने दुख व्यक्त करते हुए बताया कि लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंक देते हैं। वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। यहाँ पर प्लास्टिक की बात आई है बच्चों। आज प्लास्टिक प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। यह किसी अन्य तत्व या जैविक चीजों की तरह पर्यावरण में घुलता नहीं है, बल्कि सैकड़ों साल तक वहाँ वैसे ही बना रहता है जहाँ इसे फेंका जाता है। साथ ही उस जगह को अपने केमिकल से जहरीला भी बनाता जाता है। जिस मिट्टी में प्लास्टिक जाता है उसे बंजर बना देता है। इससे फसलों को नुकसान होता है। फसल ठीक से उग नहीं पाती। पानी में जाता है तो पानी को न केवल जहरीला बनाता है बल्कि जलीय जीवों के लिए मौत का कारण बन जाता है। इस कचरे से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक है। तो ये सब बात हवा हमको सिखा रही है। तो हवा ने भी पानी की तरह अपना मुकदमा अपने तर्क से बहुत बढ़िया ढंग से लड़ा। अंत में महाराज अपना फैसला सुनाते हैं कि लोग हवा से दुखी तो हैं, पर कसूर हवा का नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए, इसमें ही हमारा भला और बचाव है। और लोग हवा और पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। तो बच्चों, यह नाटक में से सीख मिलती है कि हमें हवा और पानी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हवा और पानी मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आज ये दोनों प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित हो रहे हैं, जिसके कारण पूरा पर्यावरण कुप्रभावित हो रहा है। बच्चों, अभी आप देख रहे हो चारों ओर कोरोना वायरस फैला हुआ है। जब लेखक ने यह पाठ लिखा था तो वो तो बहुत पहले लिखा था। उनको तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आज देखिए भविष्य के सामने हम मास्क पहन के चलने के लिए मजबूर हैं। इस प्रदूषण का कारण हम मनुष्य हैं। कई स्थानों पर अज्ञानवश और अनेक मुद्दों में लालच के वश होकर मनुष्य इस प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। इस नाटक में गोविंद शर्मा जी ने इस बात पर बल दिया है कि प्रदूषण का कारण हम हैं, तो इसे दूर करने का प्रयास भी हमें ही करना चाहिए। पेड़ों की कटाई करने वाले लोगों को पेड़ों का महत्व समझाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, नदी, तालाब तथा समुद्र को दूषित होने से बचाएं, प्रचार प्रसार करके लोगों को जागृत करें और प्लास्टिक के उपयोग से बचें। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो कैसा जीवन चाहिए आपको बच्चों? प्रदूषण युक्त पर्यावरण या प्रदूषण मुक्त पर्यावरण? फैसला आपका है। पानी और हवा से दोस्ती कीजिए और अपने जीवन को संभालिए। पर्यावरण की सुरक्षा ही हमारा जीवन है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ यह पाठ को हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर पे आप उसका अच्छे से 2 बार पठन करना। थैंक यू।